अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुशामदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना दिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज कर चुके होंगे, अगर नहीं किया तो कर लीजिए जनाब, क्योंकि हम आ चुके हैं। और जनाब आज जुम्मा है। जुम्मे के रोज़ आपको पता है एक छोटा सा रिमाइंडर मैं आपको दिया करती हूँ, वो ये है कि जुम्मे को सैयदुल अय्याम भी कहा जाता है। तो आज के दिन आपने कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, इसके साथ साथ जुम्मे की नमाज का खास एहतमाम करना है। और आज के दिन में कबूलियत की भी एक घड़ी होती है, उसमें आपने बहुत सारी दुआएं मांगनी है। पूरी उम्मत मुसलमान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ साथ अच्छी खबर जनाब आगाज में थोड़ी सी मौसम के हवाले से अगर दे रहे हैं, वो ये है कि जी प्री मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी गई है और 20 से 23 जून के दौरान वक्फे से बारिशों का इम्कान बताया जा रहा है। जबकि ये भी बताया गया है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। और पेशावर, मर्दान, स्वाबी, नौशहरा, बाजोड़, कोहाट, बन्नू में भी बारिश मुतवक्के है। मौसम बदल रहा है और उसके मुताबिक आपको भी बदलना चाहिए। और इस मौसम की अगर बात करें तो ये बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बदल रहा है, जिसकी वजह से अब हमें थोड़ी सी सैनिटी प्रिवेल होती हुई दिखाई दे रही है। अब पता चल रहा है कि जो अक़वाम आलम है वो कोशिशें कर रहे हैं कि जो तनाज़ा है उसकी डी एस्केलेशन की तरफ बढ़ा जाए और मुज़ाकरात की टेबल पर आया जाए। जी हाँ बिल्कुल। और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ईरान और इसराइल की जारी जंग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जंग अब दोनों ममालिक की सरहदों से बाहर निकलती दिखाई दे रही है, क्योंकि इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर ईरानी सुप्रीम लीडर को मारने के जंगी अज़्म का इजहार किया है, जिसके बाद फिर कल इस खित्ते में इंतहाई बाअसर समझी जाने वाली जो मजहबी शख्सियत है आयतुल्लाह सिस्तानी भी खुलकर सामने मैदान में आ गए हैं। उनका मजम्मती बयान सामने आया है कि इसराइल के इस अमल के संगीन नताइज होंगे। और दूसरी जानिब बरतानवी खबर एजेंसी ने एक बड़ा दावा किया है कि हालिया इसराइल ईरान जंग शुरू होने के बाद से मशरक़ वस्ता के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विनकोफ का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से कई बार राबता भी हुआ है। बिल्कुल। और ईरान पर इसराइल के जारी हमलों और उनमें अमेरिका की मुमकिना शमूलियत के पेश नज़र दुनिया भर ने जंगबंदी की कोशिशें तेज कर दी। और इसी सिलसिले में बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर ने अमरीकी सदर से रब्ता किया है और उन्हें दिमाग ठंडा रखने की दरख्वास्त की है। बरतानवी वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने कहा है कि महाज ज़राई किसी के मुफाद में नहीं है। उधर यूरोप में भी 3 बड़े ममालिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा आज जिनीवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने इस मुलाकात पर इत्तफाक करते हुए ये कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, डील अब भी हो सकती है। और बड़ी पेशरफ्त यह है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कल मुज़ाकरात में शिरकत की भी तस्दीक कर दी है। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसराइल ईरान जंग की कशीदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी आज हो रहा है। और उधर रूस और चीन के सदूर का भी आपस में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। जी हाँ बिल्कुल। पुतिन और शी जिनपिंग ने ईरान इसराइल जंग के सिफारती हल पर जोर दिया है। दोनों रहनुमाओं ने ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत भी की है। और तर्जुमान व्हाइट हाउस का ये कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप आइंदा 2 हफ्तों के अंदर ईरान पर हमले से मुतालिक फैसला करेंगे। और व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन ने कहा कि ईरान के साथ मुस्तकबिल करीब में मुमकिना मुज़ाकरात के इम्कानात पेश नज़र सदर ट्रंप ने यह पैगाम दिया कि वो आइंदा 2 हफ्तों में फैसला करेंगे कि अमेरिका को इस तनाज़े में शरीक होना चाहिए या फिर नहीं। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है कि अगर ईरान के खिलाफ फौजी दबाव बढ़ाया गया तो वो मुमकिना तौर पर न्यूक्लियर हथियार बनाने की जानिब बढ़ सकता है। मजीद ईरान ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें ईरान के सिजील मिसाइल इसराइल पर कहर बनकर टूटे, जिससे तल अवीव समेत 6 मकामात पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। ये सारी सूरत हाल है, इस पर हमने करनी है बात। हमें ज्वाइन कर चुके हामिद खान की सीनियर तज्ज़ियाकार है। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब, सुबह खैर, कैसे हैं आप? जी सुबह खैर, वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। हामिद साहब, ये जो हालिया एस्केलेशन चल रही है, ईरान इसराइल तनाज़ा हम देख रहे हैं दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और जिस तरीके से ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा अटैक इसराइल पर कर दिया है, उसके बाद आपको लग रहा है कि जो मामला सुलझाने की कोशिशें की जा रही हैं दीगर ममालिक की जानिब से, कुछ मामला डी एस्केलेशन की तरफ मुस्तकबिल करीब में जाते आप देख रहे हैं या मजीद शिद्दत ही देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया ना। देखिए, बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हर हालत में मुज़ाकरात का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती है तो इस जंग में अगर और फरीक शामिल हो जाते हैं, जैसा कि ख़तरा लग रहा है कि अमेरिका जो है वो डायरेक्ट अगर शामिल हो जाता है, तो फिर ये जंग बहुत फैल सकती है और ये कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकती है। मैं ये याद कराता चलूँ कि देखें, दुनिया की तारीख की स्टडी करें तो पहली आलमी जंग हो या दूसरी आलमी जंग हो, वो एक छोटे से तनाज़ा से शुरू होती सब पूरी दुनिया को उसने अपनी लपेट में ले लिया। और मौजूदा हालात में जहां ऑलरेडी दुनिया में इतनी जंगें चल रही हैं, इतने बड़े मसाइल हैं, और उसके अंदर अगर कोई ऐसी बड़ी जंग छिड़ गई जिसके अंदर अमेरिका और उसके बाद चीन, रूस या कोई और ममालिक शामिल हो गए, तो सूरत हाल जो है
है वो क़यामत खेज़ी से कम नहीं होगी। और इस सब का जिम्मेदार उस नेतन्याहू का पागलपन होगा, उस नेतन्याहू की वजह से होगा जो गजा का कातिल है, गजा में जिसने बर्बरियत की और जो अग्रेसर है। तो सबसे अहम बात यह है कि अभी तक जो सूरत हाल के अंदर मैं समझता हूँ जो सेंस प्रिवेल कर रही है वो ईरान की तरफ से है कि ईरान कहीं पर भी मुज़ाकरात का मौका या मामले का हल करने का जो मौका है उसको जाया नहीं कर रहा, कहीं हटदर्मी नहीं दिखा रहा। चाहे वो आज के जेनेवा में होने वाले यूरोपीय वज़राए खारजा के साथ मुज़ाकरात हो, चाहे वो सलामती कौंसिल में, आपको बताता चलूं कि चीन, रूस और पाकिस्तान की वजह से आज सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया गया है कि इस मसले का हल जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से किया जाए। और वहां पर डर जो लग रहा है वो यही है कि सलामती कौंसिल में कोई भी ऐसी करारदाद जो मेरिट के ऊपर हो और इसराइल के खिलाफ हो उसको अमेरिका जो है वो वीटो कर देता है। अब इस वक्त सदर ट्रंप ने, मैं समझता हूँ, अपनी रिवायत से हटकर अच्छा फैसला किया है कि फौरी तौर पर जंग में कूदने से बजाय 2 हफ्ते का कहा है। बिल्कुल, आपसे हामिद साहब यही मैं सवाल करने वाला था कि ये जो 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम दिया गया है ये आपके ख्याल में क्यों दिया गया है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि ये 2 हफ्ते इसलिए दिए गए हैं कि अगर कोई सूरत हाल बन जाए, कोई अमन मुआहिदा हो जाए और उसके अंदर ये है कि कोशिश ये उनकी होगी कि दुनिया को ये जाहिर किया जाए कि ईरान जो है वो शायद तमाम शराइत मान गया है, लेकिन ईरान की तरफ से जो बड़ा वाज़ेह है कि वो सरेंडर के ऊपर नहीं मानेगा। वो ऑलरेडी जो जितनी शराइत मान चुका है उसके बाद उसके पास ज्यादा गुंजाइश नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह आपने पढ़ा होगा कि नेतन्याहू ने ये कहा कि शायद उनको 1 हफ्ते में वो मजीद हमलों में शिद्दत करके तो ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे, जबकि मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। अली, उसकी बड़ी अहम वजह यह है कि ईरान के पास अभी बहुत सारे, जिसको आप उर्दू में कहते हैं ना, तुर्क के पत्ते हैं। उसके पास है कि वो अपना हरम बंद कर दे और दुनिया का 20% तेल की जो रसाई है, रसद है। अच्छा, इसका इंडिया भी दे चुका है ना ईरान के, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगर बंद कर देता है तो उसके बाद फिर दिक्कत तो इन सारे ममालिक को ही होगी। पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई चेन खराब हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि ये जो ईरान ने कहा कि वो एनपीटी से, यानी नेशनल जो प्रोलिफिकेशन वो जो है ट्रीटी है, वो जो न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन ट्रीटी एनपीटी जिसको कहते हैं, अगर उससे वो बाहर आ जाता है तो वो उसके बाद तो समझिए कि खुली ऐलान होगा ईरान की तरफ से कि वो अब एटमी ताकत बनने जा रहा है। क्योंकि एनपीटी पे इसराइल ने दस्तखत नहीं किए, सो इखलाकी तौर पर इसराइल या दुनिया के पास कोई जवाब नहीं है कि वो ईरान को एनपीटी से बाहर आने से रोके। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो इखलाकी ग्राउंड्स की आप बात कर रहे हैं, मॉरल ग्राउंड्स की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस वक्त इसराइल और अमेरिका ये लूज करता चला जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 30 साल से तो ये दावा किया जा रहा है ये इसराइल की जानिब से भी कि बहुत करीब है ईरान जो है एटमी हथियार बनाने के। और अब भी जब कैरोलिन लेविट ने, जो व्हाइट हाउस की तर्जुमान है, उन्होंने अपना बयान दिया तो उसमें भी उनका ये कहना था कि ईरान करीब है जौहरी ताकत बनने के। तो आपको लगता है कि इसमें मॉरल ग्राउंड्स लूज कर रहे हैं वो? देखिए, बुनियादी बात यह है कि ये जो ईरान और अमेरिका की तरफ से इल्जामात हैं, ये तो हम पिछले 15 साल से सुन रहे हैं। आप नेतन्याहू की 2009 की तकरीर उठाएं, फिर उसके बाद 2015 की बहसीत वजीर आजम तकरीर उठा के देखें, सेम वर्डिंग है जी कि चंद महीनों में, चंद दिनों में ईरान एटमी धमाका कर देगा। फिर 2019 में चीखते रहे। ये वो अवाम को, मैं समझता हूँ, जो फॉल्स न्यूज और मिस गाइड करने का नैरेटिव है, ये उसकी बुनियाद के ऊपर पूरी ईरान की जंग खड़ी कर दी। और उससे पहले अमेरिका ने जब सद्दाम हुसैन पे इराक पर हमला किया वेपन ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम के ऊपर, WMDs पे, तो वो भी सिर्फ झूठ के पलंदा के अलावा कुछ ना निकला। मैं ये समझता हूँ कि ईरान दुनिया को सरप्राइज कर सकता है। ईरान अगर, लेकिन उसकी वजह क्या होगा? उसकी वजह होगी अमेरिका, इसराइल और बाकी दुनिया जिसने ईरान को दीवार के साथ लगाया। यानी कि आपने उन पे पाबंदियां लगाई, IAEA ने उन पर हर तरह से चेक्स रखे, उस सब के बावजूद उस कौम ने अपने आप को सरवाइव किया। पूरी दुनिया से कट कर, पूरी दुनिया की पाबंदियां सहने के बावजूद उन्होंने अपने आप को मनवाया। तो उसके बाद भी अगर आप उस कौम के ऊपर मजीद सख्ती करेंगे तो फिर उसके पास हक है कि वो रिटेलिएट करे। और रिटेलिएशन
मिसाइल टेक्नोलॉजी की शक्ल में नजर आ रहा है, रिटेलिएशन जो है वो उनकी बहुत सारे मामलात में फिर नजर आएगा। बिल्कुल ऐसा ही। तो हमें सब एक और चीज़, गुज़िश्ता रोज़ एक बार फिर से इसराइल ने जो है वो ईरानी सुप्रीम लीडर को मारने के जंगी अज़्म का इजहार किया है, इससे पहले भी करता रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि हम जड़ से ही इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसलिए फिर ज़रूरी है कि आयतुल्लाह ख़ामनाई को वो कत्ल कर दें, और उनके पास तमाम इन्फॉर्मेशन है कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, वो किसी भी वक्त ये कर सकते हैं, जैसे कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बारे में कहा। आपको क्या लगता है कि ये कुछ प्रेशर टैक्टिक्स हैं या वाकई ऐसा इरादा इसराइल रखता है? क्या अवाम में पैनिक क्रिएट करने के लिए इस तरह से किया जा रहा है? आप क्या समझते हैं? देखिए ही ना, बात यह है कि हमने देखा कि ईरान के खिलाफ जब पहले दिन हमले हुए और जिस अंदाज में 6 अहम तरीन लीडर, पासदार इनकलाब के जनरल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जोहरी साइंसदान, इनकी शहादतें हुई, तो उससे एक तासुर तो गया। और उससे पहले हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह को, इस्माइल हनिया को जिस अंदाज में इसराइल ने कत्ल किया, टारगेट किलिंग, इससे लगता है कि उनके पास बड़ी खतरनाक हद तक एक्यूरेट मालूमात और टेक्नोलॉजी है। लेकिन आप ये समझे कि ये अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत खतरनाक इकदाम होगा। इसके नतीजे में पूरी दुनिया के अंदर ईरान के जो लोग हैं, ईरान के साथी या शिया जो कम्युनिटी है और फिर सुन्नी मुसलमान जो है, वो सारे अमेरिका और इसराइल के खिलाफ हो जाएंगे, और उनके तमाम मुफादात जो अमेरिका और इसराइल के हैं उनके खिलाफ बहुत बड़े हमले होंगे, बहुत बड़ा रिएक्शन सामने आएगा। ये एक ऐसा पागलपन वाला इकदाम होगा जिसके नतीजे में मैं ये समझता हूँ कि जंग बहुत बड़ी हद तक फैल जाएगी। और एक और चीज बड़ी अहम है वो समझने की, वो ये कि अगर इसराइल ये समझता है कि इस सूरत हाल से वो खित्ते में रिजीम चेंज कर सकेगा और रजा पहलवी के खानदान को, उनके बेटे को या किसी को ला के हुकूमत में बिठा सकेगा, तो ये मेरा ख्याल है उनकी खामख्याली है, ये उनकी बेवकूफी है। क्योंकि ईरान के लोग जो हैं वो इनकलाब के साथ जुड़े हुए हैं। वो कोई भी बाहर से इंपोर्टेड निजाम कबूल नहीं करेंगे। ये कोशिश पहले भी हो चुकी, माजी में भी कई बार, लेकिन उसमें इनको नाकामी हुई। और एक खामनाई जो है वो बहुत बड़ी शख्सियत है, उनका इक़दाम कत्ल या शहादत जो है वो पूरी दुनिया में अमेरिका, ईरान और उसके साथियों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही। और जब मजहबी शख्सियत हैं आयतुल्लाह सिस्तानी, उनके बयान से भी ये लगता है कि ये सिलसिला जुड़ा रहेगा कहीं ना कहीं। अच्छा, ये बताइएगा हमें साहब, अभी सिफारती सतह पर हम इसको देखते हैं और मौजूदा सूरत हाल तो हमने डिस्कस कर ही लिए, लेकिन सिफारती सतह पे हमें चीन और रूस अब बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि वो पहले हफ्ते में खामोश रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो खामोश क्यों थे और अब क्यों बात हो रही है? देखिए अली, आप देखिए कि रूस, चाइना की खूबी है कि वो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट के मामला से कोशिश करता है खुद को दूर रखे, जब तक उसको ये नजर ना आए कि उसका भी वहां पर इंटरफेरेंस या बोलना नागुज़ीर है। लेकिन आप ये देखें कि वो जब बोलते हैं तो उनकी बात के अंदर एक इंतहाई वजन होता है। और इसी तरह रूस के सदर पुतिन ने तो तीसरे दिन जो है वो मुसालहत कराने की और बीच में मीडिएशन की जो है वो पेशकश कर दी थी, और वो उसी बुनियाद के ऊपर कि उनको ये अंदाजा है कि वो खित्ते के अंदर ईरान पर भी अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ताल्लुकात हैं। और दूसरा ये कि वो मेरिट के ऊपर हो सकता है कि इस झगड़े को बेहतर तरीके से हल करवा सके। और एक और चीज हमें समझनी होगी, वो ये कि चाइना जो है वो हत्तुल विसा कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को ये समझाया जाए कि अब खित्ते में या पूरी दुनिया में अमेरिका अकेली सुपर पावर नहीं जो दुनिया के फैसले अपनी ताकत के जोर पे कराता फिरे। ये 80s नहीं, ये 90s नहीं, ये अर्ली 2000 नहीं, ये 2025 चल रहा है। और चाइना जो है वो मुकम्मल तौर पर एक सुपर पावर की हैसियत इख्तियार कर चुका है। रूस एक साबका सुपर पावर है, मौजूदा दौर में भी उसका एक अपना मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुकी है। और एक छोटी सी चीज ये है कि आज मैं ये समझता हूँ कि ईरान जिस अंदाज से इतना जबरदस्त जवाब दे रहा है इसराइल को, ये इसराइल ने तवक्को नहीं की थी। इसीलिए तल अवीव के शहरी जो हैं वो एहतजाज पे भी उतर आए हैं। और मैंने ये जंग के दूसरे दिन कहा था कि अगर 10-15 दिन तक ईरान ने इसी तरह हमले जारी रखे तो खुद इसराइल में जो
तमाम शहरी हैं तल अवीव में यहूदी जो हैं वो खुद नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पे होंगे, क्योंकि ये सारा नेतन्याहू का पॉलिटिकल एजेंडा है जिसको वो पूरा करना चाह रहे हैं। साबित खान साहब, ये तो हो गई ईरान इसराइल वॉर की सिचुएशन। एक और एंगल भी हम डिस्कस करना चाहेंगे। आपने पिछले कुछ अरसे में ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए एक कन्वेंशन होस्ट किया था जिसमें जो फील्ड मार्शल का खिताब है वो बहुत ज़बरदस्त था और बड़ी देर तक वो हमसाया मुल्क के लिए बड़े डरावना ख्वाब भी साबित हुआ। और कल की जो एक अहम मुलाकात थी जिसके अंदर जो मुलाकात हुई आर्मी जो फील्ड मार्शल है हमारे, उनकी व्हाइट हाउस के अंदर सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, भारत की तो नींदें उड़ी हुई हैं। उन्हें अच्छी खासी हजीमत का सामना करना पड़ा है। उनके मुल्क के अंदर से ही उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको बहुत ज़्यादा बैशिंग हो रही है इस चीज़ के ऊपर कि उनको नहीं बुलाया गया या उनसे मुलाकात नहीं की गई, और जिस तरीके से फील्ड मार्शल साहब को इन्वाइट किया गया और उसके बाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पजीराई की गई फील्ड मार्शल साहब की डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, आपको क्या लगता है जो खित्ते में हमारी जो पोजीशन है और जो हमारी अहमियत है उसमें कितना इजाफा हुआ है? बिल्कुल हिना, मैं ये समझता हूँ कि वो जो ओवरसीज कन्वेंशन था और उसके अंदर जो आई वाज मास्टर ऑफ सेरेमनी एज यू सेड, और उसके अंदर जो फील्ड मार्शल साहब ने तकरीर की थी, मेरा ख्याल है उसने पूरे खित्ते की जो स्ट्रेटेजिक सियासत है और पोजीशनिंग है उसकी एक नई बुनियाद रख दी। और उसके बाद हमने देखा कि 6 मई से 10 मई तक हमने जिस तरह भारत को धूल चिटाई, और उसका नतीजा है, मैं कई जगह कह चुका हूं कि आज ईरान जो इसराइल को इतने हौसले से जवाब दे रहा है उसके अंदर पाकिस्तान की फतह का बड़ा किरदार है कि मुसलमान ममालिक को समझ आ गई कि अपने से 8 गुना बड़े दुश्मन को भी ईमान के जज्बे और अपने ताकत से, अपनी हिम्मत से भरपूर जवाब दिया जा सकता है, और उसके में अंदर अल्लाह कामयाबी भी देते हैं। एक चीज है वो ये कि एक्चुअली जो इंडिया ने जो पिछले 10-12 साल से झूठ की बुनियाद के ऊपर पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया कि जी इलाके के अंदर उसकी इजारादारी बड़ी कायम हो चुकी है, वो शाइनिंग इंडिया है, वो मल्टी सुपर पावर है, वो फाइनेंशियल पावर है, वो चाइना के बराबर खड़ा है। तो इसके बाद अमेरिका और यूरोप ने सारी इन्वेस्टमेंट जो है, पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट जो है और सारी जो हेजेमोनिक इन्वेस्टमेंट है वो सारी इंडिया पे कर दी। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह गेम पलट दी, अब दुनिया को नजर आया कि उन्होंने तो एक गलत घोड़े के ऊपर शर्त लगाई हुई थी। वो तो इस काबिल ही नहीं था कि उसके ऊपर उसको समझा जाए कि वो वहां पर इजारादारी कायम कर सकता है, पाकिस्तान, चाइना या इस तरह। और उसका नतीजा ये निकला कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान आज दुनिया में जिस अहमियत का हामिल मुल्क हो गया है, इस खित्ते के हवाले से, स्ट्रेटेजिकल डेप्थ के हवाले से पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ देखती है और वो ये जानती है इलाके के स्टेक होल्डर के हवाले से पाकिस्तान का किरदार मुस्तकबिल में ज्यादा है, और उसके अंदर मोदी की अपनी फस्तायत, अपनी हिंदुत्व आइडियोलॉजी और मोदी का वो जो गुरूर था वो खाक में मिला है। बिल्कुल, अब तो भारत और मोदी दोनों ही भंवर में फंसे हुए हैं और हम जो है उभर कर सामने आ रहे हैं। उसमें बहुत बड़ा किरदार आपको डोनाल्ड ट्रंप का नहीं लगता, इस मुलाकात का नहीं लगता, जो कि बड़ी गैर मामूली नौयत की थी? देखिए, ये जो फील्ड मार्शल साहब का इन्होंने डिनर किया ये इंतहाई गैर मामूली था, और इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पूरे की बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस अंदाज में उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को सराहा कि जी ये एक मैं इनसे मिलना मेरे लिए एजाज है, इन्होंने मेरे कहने पे जंग रोकी, ये एतराफ है कि पाकिस्तान का जंग में अपर हैंड था, ये एतराफ है कि पाकिस्तान जो है वो जंग जीत चुका था, और ये एतराफ है कि पाकिस्तान ने होशमंदी और पाकिस्तान ने अमेरिका का जो ये कहना माना उसके अंदर अमेरिका की दरखास्त शामिल थी। और एक और बात यह है कि जो आइंदा आने वाले खित्ते के हवाले मामलात के हवाले से जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर समझता है, दुनिया में बहुत सारे ममालिक से बेहतर समझता है, ये वो हकीकत है जो अभी आप भी कह रहे थे कि पाकिस्तान का किरदार माना जा रहा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल में बहुत सारे मामलात में किरदार जो है वो माना जाएगा और पाकिस्तान किरदार अदा करता रहेगा। माजी में पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान जंग रोकी जब पिछली बार सदर ट्रंप थे, उसके बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब ईरान के झगड़े का तस्वीर कराया, उसके बाद पाकिस्तान ने इवन यहाँ तक कि जी यूक्रेन और रशिया की वार है उसमें भी बहुत सऊदी अरब ने जब मीडिएशन की तो पाकिस्तान वहीं पर भी अपना किरदार अदा कर रहा था। सो मेरा ख्याल ये है कि वो जो कहते हैं कि इलाके के अब टेबल
टर्न्स हो गए हैं। दुश्मन क्या अपना ही एक चालें थी, मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि अल्लाह ने जो अब चाल चली है वो पाकिस्तान की लिए बेहतरीन है, और जो दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ जो जाल बिछाया था वो मुकम्मल तौर पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। सर फाइनल प्रेडिक्शन ले लेते हैं इन दी एंड आज के हवाले से कि क्या फैसला हो सकता है जो इजलास है उसके अंदर? मेरा ख्याल यही है कि आज एक स्टेप होगा, पहला स्टेप होगा, एक रस्मी ऐलान जरूर होगा कि जी दोनों ममालिक फौज से काम लें, और ईरान की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर आएगा जी कि वो जंग बंदी चाहता है, लेकिन अमेरिका की शराइत पर नहीं बल्कि बराबरी की शराइत पर, और यही वो फर्स्ट स्टेप होगा जिसके नतीजे में देखना होगा कि फिर इसराइल क्या जवाब देता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर कोई टेम्पररी सीज फायर हो जाए हफ्ते में 2-4-5 दिन के लिए, और फिर उसके बाद मुज़ाकरात मानी खेज हो सकते हैं, बमों और मिसाइलों के अंदर बरसते हुए मिसाइल दोनों तरफ से हो रहे हों, उसके अंदर मानी खेज मुज़ाकरात नामुमकिन है। कोई टेम्पररी सीज फायर करके मुज़ाकरात को कामयाब बनाकर तो फिर मुस्तकिल सीज फायर जो है वो उसकी तरफ बढ़ा जाएगा। वेलकम बैक। रेसलिंग के रिंग में चलते हैं। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले 29 साल रेसलर अतर जाहिद की बात करते हैं। पाकिस्तानी प्रोफेशनल रेसलर अतर जाहिद ने नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में ईद उल अज़हा के रोज मुनक़िदा आलमी रेसलिंग ग्रैंड इवेंट में भारतीय रेसलर समित वरिंदर को शिकस्त देकर इंटरनेशनल चैंपियनशिप टाइटल का कामयाबी से दिफा किया है, और उन्होंने ये जीत ईद के दिन पाकिस्तानी कौम के नाम की थी। इस शानदार जीत के बाद अतर आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद हम अपने चैंपियन रेसलर को मुबारकबाद देते हैं कि वो रेसलिंग के रिंग में अपनी और पाक की मुनफरिद पहचान बना रहे हैं। मजीद अतर से ही बात करते हैं और जानते हैं कि रेसलिंग में हकीकत कितनी होती है और स्क्रिप्ट कितना ज्यादा होता है। अतर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अतर सबसे पहले तो आपको भारतीय हरीफ के साथ जो इतना मुकाबला था आपका वो जीतने पर मुबारकबाद, बताएं कितना टफ था? थैंक यू सो मच। और ये बिल्कुल वन ऑफ द टफेस्ट मैच था जो मैंने आज तक फेस किया है, क्योंकि मेरा जो ओपोनेंट था वो मेरे से ज़्यादा बल्की था, बहुत ज़्यादा हैवी था, तो मैं अपने जो भी मूव्स और टेक्निक उस पर अप्लाई करता था वो उसको असर ही नहीं होता था कुछ भी। तो बहुत ये मेरे पे प्रेशर भी था क्योंकि इंडिया के साथ था और ईद के दिन था, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यानी मैंने उसके सारे मूव्स का काउंटर किया और पूरी पाकिस्तानी अवाम को प्राउड किया। और ड्यूरिंग मैच जो इस दफा एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी मेरे लिए, वो ये कि नेपाल का जो पूरा क्राउड था वो मेरी सपोर्ट में था। अच्छा। तो इस दफा पूरा क्राउड पाकिस्तान की चैंटिंग कर रहा था। हाँ। तो ये मुझे बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज लगी, लेकिन बहुत यानी अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा, और जो पाकिस्तान को हमेशा मेरी विक्ट्री डेडिकेट होती है और बहुत प्राउड फीलिंग है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा अतर, ये जो बैसाखी से आप पीट रहे हैं, हम अपने नाज़रीन को भी दिखा रहे हैं, ये बैसाखी किस मटेरियल से बनी होती है? यानी इससे ज्यादा नुकसान तो नहीं, कोई हड्डियां वड्डियां तो नहीं टूट जाती? बेसिकली ये जो क्रच था ये उधर ही ऑडियंस में से किसी का था, तो ये बेसिकली जो मेरा मैच था ये हार्डकोर मैच था ना, इसमें सब चीज लीगल थी, कुछ भी आप मार सकते हैं, सब अलाउड था। तो मुझे ये नजर आया, मैंने वो उठा के तो ये यूज किया इसमें। अच्छा। और ये बिल्कुल 100% रियल क्रच था और बिल्कुल जो असली होता है, और इसमें कोई ऐसी वैसी चीज नहीं थी, और वाकई उसको बहुत लगी इससे, और इसीलिए तो अच्छा। वो अतर ऑन अ लाइटर नोट, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमें ना बचपन में जब हम रेसलिंग देखते थे पहले लगता था कि सब सच में हो रहा होता है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये स्क्रिप्टेड होता है। जो हम स्क्रीन पर विजुअल्स देख रहे हैं तो उसमें जो भारतीय रेसलर है, आपने कहा वो खुद ही आपने बताया कि उनकी जान काफ़ी है, वो अच्छे खासे तगड़े थे आपसे बहुत ज़्यादा, और एक ही बार में मतलब लग ये रहा था कि अगर उनके हाथों में आप लग गए तो उठाकर फेंक देंगे वो रिंग से बाहर आपको, लेकिन आप जीत गए। कोई खामी आपने उनकी देखी और उन्हें चित किया, या फिर बस रिवायती खेल का मुजाहिरा किया? और क्या ये वाली जो गेम होती है क्या ये भी स्क्रिप्टेड होती है? हमारी ऑडियंस को जरा बता दें। बेसिकली मैंने स्ट्रेटेजी इस दफा ये सोची थी कि मैं डेलिबरेटली मार खाता रहूंगा। अच्छा। क्योंकि इसको ऐसा फील हो कि पूरा मैच इसके कंट्रोल में आ गया है, ये समझे कि अब मैं जीतने वाला हूँ, तो वहीं से मैं अपने आप को यानी डिफेंसिव मोड में रखा मैंने। अच्छा। और मैं यही सोचता रहा कि जैसे ही इसको ये फील होगा कि सारा कंट्रोल अब मेरे पास है, तो वहीं पे मैं इस पर अटैक कर दूंगा, काउंटर ले लूंगा। तो और ऐसा ही हुआ, वो मुझे मारता गया, मैं मार खाता गया, और बस मैं अपने आप को बचाता गया कि मुझे लग ना जाए।
डिफेंसिव मोड में रहा बेसिकली मैं। तो वहीं से मैंने फिर काउंटर लिया और इस पे जो यानी वेपन का मैंने यूज किया और इसको हिट किया। और दूसरा आपने स्क्रिप्ट का पूछा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ 100% रियल है। जो स्क्रिप्ट आपने बात की जी, वो बेसिकली स्टोरी लाइंस होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई कहता है मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ, किसी को टाइटल चाहिए, कोई कहता है कि मैं तुमसे यानी जीत जाऊंगा, तुम मुझे हरा नहीं सकते, कोई किसी की गर्लफ्रेंड को छेड़ देता है। तो मैच की थोड़ी हाइप बनाने के लिए वो स्टोरी लाइंस इसमें ऐड की जाती हैं। तो बाकी सब कुछ रियल होता है जो आप रिंग में देखते हो। तो अतर ये अगर ये रियल है तो ये जो बैसाखी आपने बताया ऑडियंस से किसी शख्स की पकड़ी थी, वो घर वापस कैसे गया? वो बैसाखी फिर उससे ठीक थी, वो इतनी ज्यादा तो वो नहीं टूटी क्योंकि वो बहुत यानी अच्छी खासी क्वालिटी की थी। नुकसान रेसलर का हुआ, बैसाखी का नहीं हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, अच्छा, बिल्कुल। हाँ राइट। तो अतर ये बताइएगा कि आप एक अनकन्वेंशनल से रेसलर हैं, यानी आपको देखकर लगता नहीं है कि आप रेसलर हैं। तो ये जो एक नई आप कोई मिसाल इसमें कायम करना चाह रहे हैं कि आप फाइट्स भी जीतते जा रहे हैं और जो है अपनी जान उस तरह से बना भी नहीं रहे? नहीं, बेसिकली आप अगर देखें ग्लोबली अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये अर्ली 70s अर्ली 80s में था कि आपको बहुत ज्यादा बल्की और आप हैवी होने चाहिए थे, लेकिन अब ट्रेंड बिल्कुल बदल गया है। अब जो मैटर करते हैं वो आपका स्टेमिना, आपकी मोबिलिटी, आपकी एजिलिटी, आपकी टेक्निक, आपके मूव, आपके रिंग स्किल्स, आपके पास क्या मूव्स हैं, आप कैसे अपने अपोनेंट को हराते हैं, ये सारी टेक्निक की गेम है। तो इसमें आपका हैवी होना रिक्वायर्ड नहीं होता, बल्कि हैवी होना तो आप जितना ज्यादा बंदा हैवी होगा उतना ज्यादा उसको सांस चढ़ेगा, उतना ज्यादा उसको मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी। तो जितने आप लाइट होंगे इसमें तो लाइट होने का एडवांटेज है, जितने ज्यादा आप एजिलिटी बढ़ेगी, तो ये टेक्निक्स भी बेटर करती हैं। अच्छा, तो नहीं, हमें तो बड़ी खुशी है जिस तरीके से ये आपने ये भी बताया था एक जगह पर कि ये आपकी जो फाइट है ये तय भी नहीं थी, आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया था पाकिस्तान के लिए, खास तौर पर वो जो पाकिस्तान की सूरत हाल भारत के साथ रही उसके पेश नजर आपने कहा था कि आप तोहफा देंगे पूरे पाकिस्तान को इस जीत का, तो आपने वो कर दिखाया। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा मैच इंडिया के साथ बिल्कुल भी स्केड्यूल नहीं था। मेरे और टूर्नामेंट जापान में वर्ल्ड वाइड जिसकी मैं तैयारी कर रहा था। तो जब ये पाकिस्तान इंडिया के वार की सिचुएशन शुरू हुई तो मुझे सडनली इसकी तरफ से एक चैलेंज आ गया। इसने मुझे जिस तरह चैलेंज किया वो भी बहुत बैड लैंग्वेज इसने यूज की थी जो एक स्पोर्ट्समैन को बिल्कुल सूट नहीं करती। तो हाँ, तो मैंने फिर कहा कि लेट्स मेक दिस ऑफिशियल। मैंने कुछ नहीं देखा कि कहाँ पे है, क्या प्लेटफॉर्म है, मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं। मैंने बस इतना देखा कि मेरा अपोनेंट इंडियन है और मैं इस जज्बे से मैंने इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह विन किया। राइट। तो अतर हम तो पहले देखने की हद तक महदूद थे और थैंक्स टू यू अब हम पार्टिसिपेट भी करना शुरू हो गए हैं, रेसलिंग के मैदान में खुद मौजूद हैं। तो आपको कितना रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान में इस रेसलिंग का? बेसिकली पाकिस्तानी लड़कों को शौक बहुत है रेसलिंग का और हर कोई आना चाहता है। मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि आप हमारे इंस्पिरेशन हैं, आप रोल मॉडल हैं, आप हमें भी बताएं हम कैसे रेसलिंग आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ना तो प्रो रेसलिंग का कोई ट्रेनिंग सेंटर है, ना कोई अकेडमी है, ना कोई सर्टिफाइड ट्रेनर है। तो मेरी भी जो सारी ट्रेनिंग है वो भी मैंने सऊदी अरब से ही लिया है, थाईलैंड से किया है। तो ये मैं इस पे काम कर रहा हूँ, अभी वर्किंग मेरी हो रही है। जितने भी मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिल रहा हूँ मैं उनको कह रहा हूँ कि इस पे काम करें, इस पे वर्किंग करें, क्योंकि पाकिस्तानी बच्चे हैं वो इस पे आगे आना चाहते हैं। बहुत टैलेंट है, मैंने देखा है यहाँ पे पर्सनली खुद, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है उनको यूटिलाइज करने के लिए। तो मेरी इस पे वर्किंग जारी है कि इस तरह जो बच्चे हैं वो आना चाहते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया जाए। ऑल द बेस्ट अतर, आपने बेड़ा उठाया हुआ है और हमें पूरा यकीन है कि आप इसमें भी इस महाज पर भी कामयाबी जो है समेटेंगे। बताएं कि आजकल की ट्रेनिंग कैसी चल रही है और कौन सी फाइट है फ्यूचर में जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं और फिर हमें वहां से भी मेडल लेकर आकर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे? जी अभी तो मैं पाकिस्तान आया हूँ, जैसे आपको पता है मैं सऊदी अरब होता हूँ, तो अभी मैं ट्रेनिंग सऊदीया जाके ही करूंगा। अच्छा। और अभी मेरे जो अगले टूर्नामेंट्स हैं वो भी थाईलैंड में है, जापान में है, मलेशिया, वियतनाम, और फिर अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप की मैं तैयारी कर रहा हूँ, एशियन चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा हूँ, फिर अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने वाला हूँ। तो ये सारे बहुत बड़े लेवल के मैचेस हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप सबको बार बार प्राउड करता रहूंगा और सारी विक्ट्रीज जो है वो पाकिस्तानी वहां को डेडिकेट करता रहूंगा। राइट, ऑल द बेस्ट अतर इन सब ख्वाहिशात के लिए जिनको लेकर, इन सब अज़्म के लिए जो आप लेकर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और अतर से आपने गुफ्तगू सुनी, अतर की गुफ्तगू में आपको दे रहा है कि पाकिस्तानी नौजवान कहीं पर भी मौजूद हों, पाकिस्तान का नाम सर बुलंद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और अतर पहले रेसलर हैं पाकिस्तान के जो कि अब रेसलिंग के मैदान में, रेसलिंग के रिंग में आपको दिखाई देते हैं। और जो पहले आप टीवी पे देखते थे, अब वो आप वाकई देख सकते हैं कि आपके मुल्क को रिप्रेजेंट करने वाले रेसलर्स भी रिंग में मौजूद हैं। हम ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक। टॉप ऑफ द आवर है, शो में अभी बहुत कुछ बाकी है, कुछ मुलाकातें आपसे करवानी है, लेकिन अभी वक्त हुआ है हमारे एक सेगमेंट का जिसको खास पजीराई मिल रही है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे सिरन किनारे चलते हैं, आप देखते हैं कि वकार अहमद मलिक हमें क्या दिखा रहे हैं, सिरन किनारे बैठकर किस पहलू को उजागर कर रहे हैं। तो ओवर टू यू वकार साहब। तो लाहौर से आप यहाँ पे पानियों की मोहब्बत में सिरन के ऊपर भी है कुछ। हाँ जी, यकीनन है। उस साइड पे बैठी हो, मैं साइड पे कुछ तो होगा। अगर आप फैमिली के साथ में हैं तो बच्चों को यहाँ छोड़ के भी आप काम करके वापस आ सकते हैं। उधर तो क्लास या अबूर कर दिया तो हॉल बांटते हैं ना, पीछे दुनिया खत्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे सरन किनारे। सुबह सवेरे सरन किनारे में हम इस वक्त शाहज़ेब झील के किनारे हैं और मुझे पता नहीं क्यों फैज़ साहब का वो कोई है ना नज़्म, शाये राह गुज़र शजर, वो जो इस तरह की नज़्म आती है सारी जो है ना मुझे ऐसे कमज़ोर मैं भी कमज़ोर, लेकिन फैज़ साहब के वाले से तो ये बहुत ही खूबसूरत सुबह है शाहज़ेब झील पर, और झील हम आपको दिखाते हैं कितनी खूबसूरत झील है। झील अपनी जगह खूबसूरत है। मुझे जो इसकी जो बहुत ही अच्छी चीज़ लगी है वकास भाई, यहाँ पे मकामी लोग बहुत आते हैं। जी, ये इस जगह का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो इलाका ये बिल्कुल लोकल कम्युनिटी है, जो दिन में निकल कर 1 घंटे के लिए आए, 2 घंटे के लिए आए, नहाए धोए हंस। आपने देखो अगर लोग कहीं पे बैठ कर खाना खा रहे हैं, खाना सिर्फ खाने के लिए आ जाते हैं, घर से बना कर ले आए, यहाँ पे कहीं कुछ कर लिया, इस तरह का फैमिलीज बहुत ज़्यादा हैं। ये सबसे खूबसूरत बात है, यानी अगर आप भी आएँ तो फैमिली के साथ यहाँ पे आएँ। हर तरफ यहाँ पे फैमिलीज हैं, मोस्टली मकामी हैं, कुछ गैर यानी मुख्तलिफ दूसरे शहरों से आए हुए टूरिस्ट भी हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो मकामी है क्योंकि यहाँ पे आते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की झील है, यहाँ पे आगे वाटरफॉल्स ही है और उसके नीचे लोग नहाते हैं। दरिया सिरन साथ बह रहा है, उसमें नहाते हैं। खूबसूरत जगह है और अब हम आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे पूरी चीज़। अच्छा, झील से मुराद ये नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी झील है, बट कई झीलें खूब छोटी होती हैं लेकिन उनकी जहतें बड़ी होती हैं। उनको आप मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं तो वो रंग बदलती हैं, उनको मुख्तलिफ औकात में देखते हैं तो उनके साथ या कैफियत मुख्तलिफ होती हैं। ये आपने अच्छा टॉपिक चढ़ा है कि कोई बड़ी झील नहीं है। लोग वो सैफुल मुलूक, लुलु पत्सर और वो जो दूर दराज वाक़ है, ये वो चीज़ नहीं है। ये एक्सेसिबल और ऐसी जगह के जहाँ पर आप बच्चों के साथ सेफली आ सकते हैं। ऐसे आप दूर दराज की बड़ी झीलों के पास चले जाएंगे लेकिन आपको हर वक्त ये खतरा लगा रहेगा कि किसी का पैर न फिसल जाए, कोई मसला ना हो जाए। तो ये उस तरह की खतरनाक झील नहीं है। खूबसूरती है, थोड़ी बहुत डेप्थ भी है इसकी, लेकिन सेफ्टी भी मौजूद है। आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, इवन बहुत सारे लोग टूरिस्ट जब बाहर से आते हैं ना, उनको बहुत कम लोग होते हैं जो स्विमिंग वगैरह पानी से डरते हैं, तो वो वाली चीज़ें यहाँ नहीं है। आप सुकून इससे आगे जो सरन ले गए वो इससे बड़ी, मतलब जब हम पहुँचेंगे वहाँ आगे एक और है वो आई थिंक छोटी मसला दरिया सरन के मुख्तलिफ जगहों पे साइड पे रोका हुआ है ना पानी, वो रोक के तो एक झील की शक्ल बन जाती है। बट खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, यहाँ पे हम पहुँचे हैं जहाँ पे इसका मंबा हम कह सकते हैं, ये जहाँ से ये झील बेसिकली इसकी फॉर्मेशन होती है और वहाँ से ऊपर से पानी जो कि सिरन से डाइवर्ट होकर बड़े पानी है, अच्छे पानी है, जो उनमें से भी एक हिस्सा जो है ये सिरन में झील में जा रहा है और एक बाहर दूसरी तरफ। तो पीछे हमने पिछले एक प्रोग्राम में हमने किया था टरबाइन और पंचक्की वगैरह, पानी ये वहाँ पर। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपको कैसा लगता है, मतलब मैं जब से यहाँ पे आया हूँ सिरन वैली में, मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो जो बच्चे खुश होते हैं, ये छोटे बच्चे जब इन पानियों में जाते हैं, क्योंकि ये खतरनाक नहीं है बड़े शैलों से, वो जो खुशी होती है, वो जो चहकें होती हैं, वो जो शोर होता है पानी में बच्चों का जब जाने के बाद। हम एक जगह पे आज़ादी पे को बात कर रहे थे, वो मेरे ख्याल में बच्चों को फील होता है कि अब हम आज़ाद हो गए। घर में तो आवाज़ दी जाती है ना, गिर जाओगे, फिसल जाओगे, यहाँ वो आज़ादी फिर फील करते हैं कि भाई करना है जो भी कर सकते हैं। कल एक बहुत ही छोटा बच्चा था, मतलब उसको उसके वालिद ने उठाया हुआ था, बहुत छोटा से मुराद ये है कि कुछ साल एक का बच्चा होगा। तो शुरू में तो थोड़ा सा वो डरा, लेकिन उसके बाद वो पानियों में ऐसा गया कि जब उसको निकाल के लाते निकल नहीं रहा था, छोटा होता था, 1 साल का बच्चा था, वो कहता बस मेरे ऊपर पानी फेंकते जाओ,
तो पानी ऐसी खूबसूरत चीज़ है, और ऐसे जो ज़्यादा पानी है वो हमारे यहाँ कम दस्तियाब है, क्योंकि इंडस जो है वो उस तरह का मतलब नहीं है मटियाला, और फिर उसमें तो आप जा भी नहीं सकते, बहुत खतरनाक है। फिर इस तरह मुख्तलिफ दरिया जो जीबी की दरिया हैं वो बहुत ही तेज़ हैं और बहुत ख़तरनाक है। ये बहुत अच्छा है रहने के लिए, इस्तेमाल के लिए। और इस पट्टी के ऊपर आप देखेंगे, हम आगे जब सफ़र में जाएंगे तो आबादी आपको इसके करीब करीब नज़र आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा काम करता है ये वाला पानी उनके आबादियों के लिए, लोगों के लिए, काश्तकारी के लिए, फल फ्रूट वगैरह जितनी भी चीज़ें आप लगाते हैं। मुझे विकास भाई हर वो जगह अच्छी लगती है जहाँ पे जेंडर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी आप देख रहे हैं बच्चे, ख़वातीन में, जहाँ पे ख़वातीन की कसीर तादाद है। जी, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब, और फिर वो जगह में ना हमें ऐसी किसी भी जगह पे जहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेशन को ऐसा तासुब हो, जी, जगह अपनी अट्रैक्शन हमारे जैसे लोगों के लिए खो देती है। और एक और चीज़ भी देखी जाती है कि ख़वातीन महफूज भी हों। हाँ, वो ऐसा मामला ना हो कि अगर आई हैं तो फिर वो एक बैड एक्सपीरियंस लेकर जाएं। क्या बात है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੋ ਵੀਰੇ? जी जी अच्छा, चले ये मकामी है जी, सीधा इनको ये एक अच्छी पहचान हो जाती है ना फौरी तौर पर। आप यहाँ पे किस जगह से हैं? हमारा ताल्लुक यहाँ ढोडियाल से है। शिनक्यारी से तकरीबन 8-10 किलोमीटर मजीद आगे जाएं तो आपको हमारा गाँव मिलेगा। ढोडियाल, शिनक्यारी से आगे ढोडियाल के साथ ही है। मतलब आप यहाँ पे शाम को सुबह को इस तरह आते रहते हैं? जी बिल्कुल। चूँकि ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर आपको ऐसा इन्वायरमेंट इस तरह मिल जाता है, सुकून होता है ज़्यादा। इस तरह के जो शहर का शोर होता है उससे निकल कर आप जब गांव की जो एक माहौल होता है उसमें आते हैं तो खूबसूरत और सुकून सबसे पहली जो बात है, परिंदों की चहचहाट, पानी का बहाव। तो ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिकंदर खान है। सिकंदर खान, ये बताइए कि आप शिनक्यारी तो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है। जी जी, मतलब ढोडियाल और वो इलाका ही बड़ा खूबसूरत है। जी जी। तो ऐसी कौन सी जो यहाँ पे आपको खींच के रखी है? वो जैसे सादवी ने बात की ना कि एक शोर और गलबा किस्म का जो माहौल होता है। जी जी, जब भी हमें मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए हो या स्ट्रेसफुल काम है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली हमारे भी होते हैं कुछ मसले मसाइल होते हैं, डिप्रेशन होती हैं या बर्डन्स होते हैं, तो उनको रिलीज़ करने के लिए, चीज़ों से ओवरकम करने के लिए इस तरह के माहौल में हमें एक अच्छा सा इम्प्रूवमेंट मिल जाती है, बूस्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सिकंदर आप बताइए साथ के यहाँ पे जितने बच्चे हैं, यानी आप बच्चे जब थे या मतलब यहाँ पे जो स्विमिंग सीखना है वो तो कोई ऐसा बात नहीं होगी क्योंकि हर बच्चे ही पानी में। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली सीखने का प्रोग्रेस या प्रोसेस जो यहाँ पे है वो इस तरह है कि हमारे जो चूँकि दरिया जो है सिरन, दरिया सिरन, ये हमारे करीब पड़ते हैं, तो हमारे जो शुरू से छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो यहाँ के उनका इसके साथ आशनाई है पानी के साथ, तो वो छोटी उम्र से ही आते हैं यहाँ पर, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो चीज़ स्विमिंग सीख लेते हैं खुद ही। आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं यहाँ पे आके? कभी कभार। अच्छा जी जी, कभी कभार खेलते हैं। क्रिकेट की जगह तो मेरे ख्याल में आपने अंदाजा लगाया होगा, हम जब सफर भी कर रहे थे तो आपने देखा मुख्तलिफ जगह पे वो क्रिकेट के लिए तो नहीं, स्विमिंग के लिए और ठंडक के लिए शायद लोग आते होंगे ज्यादा। ये दरिया जो है ना एक लिहाज से बड़े बहुत ही खूबसूरत इस हवाले से ये मुख्तलिफ जगहों पे जजीरे बड़े प्यारे बनाता है। जी हाँ, बहुत जजीरे हैं, साइड से निकल जाती है स्ट्रीम, दरमियान में जजीरे, फिर एक जजीरा आ जाता है। तो ये बताइए विकास भाई की जो सिरन है किसी भी इलाके में जो इतना बड़ा फीचर होता है ना, तो उसका जो शोराए कराम होते हैं या अदीब होते हैं उनको बड़ा अट्रैक्ट करता है। जी, तो यहाँ की शायरी में सिरन का है, शायरी में पानियों का बहुत ज़्यादा जिक्र आपको महसूस होगा, मिलेगा। शायरी में आपको दरख्तों का, आबशारों का जिक्र मिलता है, नदियों का जिक्र मिलता है, सिरन के ऊपर भी है कुछ। हाँ जी, यकीनन है। उस साइड पे बैठी हो, मैं साइड पे कुछ तो होगा ना। जरूर जरूर, ये होना भी चाहिए वैसे। तुम्हारे और मेरे दरमियान में सिरन में मोहब्बतों की दास्तानें तो इसी जगहों पे पलती, अच्छी भी लगती है। मकामी नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कहाँ से थे? लाहौर से। वाह वाह वाह, लाहौर से आए। तो लाहौर से आप यहाँ पे पानियों की मोहब्बत में, पानियों की मोहब्बत। कैसा लगा, कैसा है आपको यहाँ पे? बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आपका नाम क्या? नासिर हुसैन। नासिर भाई। और आपका? नुमान भट्ट। भट्ट साहब। तो भट्ट साहब, आप कोई लेके आए हैं कुछ कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ या कोई इस तरह होता है ना खाने पीने की शौकीन? नहीं, खाने पीना यहाँ से हर चीज़ मिलती है। मिलती है। आपको ओवरऑल कैसा, आपने ओवरऑल पाकिस्तान में मुख्तलिफ और जगह भी देखी हैं, यानी जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान? हमने हुंजा, स्कर्दू, चित्राल, ठीक है, सब देखा है। तो इसको कहाँ रेट करेंगे? अब तो एक्सपीरियंस्ड किस्म के टूरिस्ट है ना, अगर आप टाइम के लिहाज से करें, पहुंचने के लिहाज से, तो मैं तो 10 बाय 10 करूँगा। अच्छा। ऐसे ही लगता है कि आप 5-6 घंटे में आप यहाँ। आप भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर घूमते रहे? जी बिल्कुल। कहाँ? आप ले लें लाहौर से वाघा बॉर्डर से लेके चाइना बॉर्डर, खुंजराब चाइना बॉर्डर, उसमें गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा अच्छा एरिया है देखने वाला। चित्राल वगैरह? जी, चित्राल भी। फिर इस तरफ आ गई KPK में। इस वैली में आके जिस चीज़ ने आपको कहा कि यार ये मतलब ये कमाल है, वो क्या है? इसका सब्जा, इसके रोड बड़े इजी हैं। रोड भी इजी है। हाँ, आम आदमी अगर लाहौर से निकलता है तो तकरीबन 500 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा। कोई 10-12 हज़ार का पेट्रोल लग जाएगा उसका, और यहाँ खाना हर चीज़ मिल जाती है। तो वो ठंडक का एहसास ना मेरा, मैं क्या भट्ट साहब यार इतना कितना मजा है यार। हाँ, मैं क्या भट्ट साहब यार, ये इंटरव्यू है ना अभी, तो एकदम से ठंडी हवा। तो भट्ट साहब, एक तो होता है ना कि गिलगित बल्तिस्तान का तो आप बाकायदा मनसूबाबंदी करते हैं, प्लान करते हैं, और फिर आप कहते हैं यार साल में एक टूर, बड़ा टूर होता है, काफ़ी हो जाता है। ये जो है ये आप फ्रीक्वेंटली भी कर सकते हैं, जब दिल उगता है आप यहाँ आ सकते हैं। कोई जरूरी काम पड़ा तो आप 5-6 घंटे में फिर कर रहे हैं। आप फिर कर रहे हैं। ये ऐसा ही है। अगर आप फैमिली के साथ में हैं तो बच्चों को यहाँ छोड़ के भी आप काम करके वापस आ सकते हैं। उधर तो चलास या बबूर कर जाए तो हॉल पड़ते हैं ना, पीछे दुनिया खत्म हो जाती है। होटल पे ठहरे ये पाइन व्यू पे, तो मैं बाहर खड़ा होकर यही कह रहा था, मैं कि भट्ट साहब बच्चों के लिए कैसी खूबसूरत जगह, उसका व्यू भी बहुत बूम है। क्या बात है। और पानी हर तरफ है? पानी हर तरफ। ये है कि पानी वाकई हर तरफ। तो आप नहाए? अभी नहीं नहाए, आज ही तो हमारा फर्स्ट डे था। थैंक यू वेरी मच, आप एंजॉय करें। थैंक यू। शुक्रिया जी। चलो, थैंक यू। बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, कहा जाता है कि जिस मुल्क के मैदान आबाद हो वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं। आज एक ऐसी ही सरगर्मी पर हम बात करेंगे जिसका आलमी दिन हर साल 21 जून को मनाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योगा की। तो ये पाकिस्तान में तेज़ी से फ़रोग पा रहा है और लोग पार्क्स में इस सरगर्मी को करके ख़ुद को सुपर फिट बनाने की कोशिशों में नज़र आते हैं। ज़माने कदीम से योगा को फिटनेस का एक बेहतरीन ज़रिया भी समझा जाता था और कई तरह की बीमारियों का इलाज भी समझा जाता था। करीबन 3000 साल क़ब्ल मसीह में वादी सिंध की जो तहजीब है उसमें योगा के आसार मिलते हैं। इसमें मुनफरिद मशकों की मदद से जिस्मानी सेहत, ज़हनी आसूदगी हासिल करने की कोशिश की जाती है और इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है सदारती अवार्ड या ग्रैंड वर्सटाइल मास्टर वसीम ताई साहब, जो इंटरनेशनल योगा फेडरेशन से सबसे बड़ा एजाज़ जो है योगाचार्य का वो भी अपने नाम कर चुके हैं और हाल ही में जनवरी 2025 में श्रीलंका कोलंबो में उन्हें PhD के भी एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया है। तो वसीम ताई साहब योगा एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ ही स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वी आर ऑनर्ड कि आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज में। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने बुलाया और इस स्पोर्ट्स को आगे लेके जाने के लिए आपका भी बीच में बहुत ज़्यादा आपकी भी एफर्ट है। हम कोशिश करते रहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से जितनी फ़रोग पा सकें दीगर स्पोर्ट्स भी वो पाएँ, क्योंकि अभी तो क्रिकेट पे आप देखते हैं रुझान रहता है। जी जी। लेकिन योगा एक ऐसा पुराना स्पोर्ट है जो लोग बहुत देर से कदीम वक्तों से करते चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी इसकी इम्पोर्टेंस वैसे ही कायम है। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा है कि योगा जो है अभी भी अपनी इम्पोर्टेंस वैसे ही बरकरार रखे? देखिए, उसमें सबसे बड़ा तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो जवान रहे और फिट रहे। हाँ। जो इसके अंदर एंटी एजिंग प्रोग्राम है, जो कभी भी इंसान अगर इसको रेगुलर करता है तो कभी उसकी स्किन इतना सैग नहीं करेगी, उसको मतलब जो है कि उसका अपीयरेंस, उसकी बॉडी का जो आप देखेंगे उसके अंदर जो एक जवानी में जो उसको एक करंट होता था वो उसको हर एज में भी नज़र आएगा, क्योंकि उसमें एज इसके अंदर बिल्कुल जस्ट नंबर्स ही हम लोग समझते हैं। और अल्लाह का शुक्र है आज पाकिस्तान के हर शहर, हर ग्राउंड, हर जगह
आज से 45 इयर्स पहले किसी को पता नहीं था, कोई जानता नहीं था, 30 साल पहले नहीं जानता था। लेकिन आज माशाल्लाह मैं बड़ा खुश होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि हर पार्क में आप देखते हैं बहुत से बुजुर्ग बड़े अच्छे तरीके से करवा रहे हैं और कई लेडीज भी इसमें आपका मेजर रोल है। जिस तरीके से आपने इंट्रोड्यूस कराया और तब से लेकर 45 साल से अब तक आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वो ज़बरदस्त है। देखिए जी, मैंने पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान का नाम हमेशा इंटरनेशनल लेवल पे भी, सिर्फ मैं किसी पार्क में नहीं लगा रहा, मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी हमेशा पाकिस्तान का फ्लैग जो है हमने उसको बुलंद किया है और उसका नाम रोशन किया है। और पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों जगहों पे आज योगा का अगर कहीं जिक्र होगा तो पाकिस्तान का लाजमी होगा। तो ये आप देखिए, पाकिस्तान का होगा तो आपका भी जरूर होगा। मुल्क से साथ ही हम हैं, हमारा मुल्क है तो हम हैं, हमारी पहचान पाकिस्तान है। अच्छा, तो आप स्कूल्स भी कुछ रन कर रहे हैं जहाँ पे ये योगा जाता है? जी हाँ, बहुत से अभी स्कूल्स में भी है, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी हमने ये ट्रेंड, देखें हर चीज़ से एक ट्रेंड बनाना पड़ता है। हाँ। अभी आप देखते हैं जिन दिनों में क्रिकेट मैचेस होते हैं तो लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं सारा उसमें, तो एक सोशल मीडिया भी और ये टीवी पर भी जो चीज़ होती है लोग फ़ौरन उसको पिक करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चे ज़्यादा जो है जिनका मतलब उनके जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको मिसयूज़ ना करें, वन विलिंग ना करें, उसको इधर उधर अपने मोबाइल्स और इधर उधर उसको मतलब यूज़ ना करें। तो हमारा मेन मकसद ही ये है पाकिस्तान में कि हम बच्चों को इस तरफ लाएं, घरों से निकालें और बच्चों को जो है ना, बजाय कि वो बैठ के मोबाइल देखते हैं, किसी का नेक पेन शुरू हो गया, किसी का स्पाइन खराब हो जाता है, पोस्चर, किसी को शैटिका स्टार्ट हो गया। तो क्यों हो गया कि आप कई घंटे एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं और सुन होते हैं बिल्कुल ऐसे कि जैसे क्या हुआ है। तो जो लोग देखिए, कोशिश है आप लोग भी करते हैं कि हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम लोग बच्चे बड़े बूढ़े, क्योंकि इसमें एज लिमिट नहीं है। योगा में सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमारे पास माशाल्लाह 80+ लोग भी हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। अगर आप उन्हें देखेंगे तो आप थोड़ा महसूस करेंगे यार मतलब मुझे क्यों नहीं किया। ये 80 साल के जो साहब कर रहे हैं और ये नीचे बैठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हैं। यानी आप उसके बेनिफिट्स देखें कि इबादत में भी उसको फ़ायदा है, बिल्कुल, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, आप मतलब अच्छी नमाज पढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ें। बिल्कुल। ताइसा मैं इस तरफ ही आ रही थी कि जिस तरह से फिजिकल हेल्थ के लिए ये अच्छा है, फिजिकली आप फिट रहते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसमें कितना मेजर रोल प्ले करता है योगा? देखिए जी, जैसे कि हम सारा दिन हम एक छोटा सा सांस लेते हैं, मतलब अभी आप बैठे हुए हैं तो बस आप इतना सांस ले रहे हैं जीने के लिए, और बहुत से लोग आप सुना होगा कि हम 2, 3, 4 गिलास पी लें तब भी हम मतलब दिन हमारा गुजर जाता है, और हम 10-12 गिलास पानी के पीते हैं तो क्या होता है, उससे रिज़ल्ट अच्छा है। इसी तरह जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, बड़े सांस लेते हैं और आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, आपके जितने छोटे से छोटे सेल तक जो आपका ब्लड पहुंचता है, तो आप आम लोगों से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, आम लोगों से। तो ये जो एंटी एजिंग इफेक्ट है इसका, जी, इसकी वजह से बहुत सारे लोग इसे ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो योगा के नाम से तो वाकिफ़ है, इसके काम से वाकिफ़ नहीं है। बिल्कुल ऐसा आप सही कहते हैं, उसमें है ऐसा, लेकिन एक हद तक बहुत हो भी गया है अब आहिस्ता आहिस्ता। जैसे अभी आपने देखा होगा 2010-11 के बाद जैसे ये वाले फ़ोन्स आए हैं तो थोड़ा एक ज़्यादा लोग इस तरफ आए हैं, क्योंकि उसमें सोशल मीडिया भी बड़ा। लेकिन वसीम साहब ये जानना चाहूँगा, रनिंग आप करते हैं ना, जब दौड़ लगाते हैं तो उसके उतने बेनिफिट्स नहीं है जितना वॉक करने में है, और योगा में हम देखते हैं कि सारी मोशंस काफ़ी स्लो हैं, कंसंट्रेशन के साथ आप वो कर रहे होते हैं, तो ये ज़रा इसके पीछे जो साइंस है वो ज़रा जी, उसमें ये चीज़ है कि एक्चुअली योगा आपके पाँव के फिंगर टिप्स से लेके बालों तक आपकी हर चीज़ की एक्सरसाइज होती है। रनिंग या वॉक कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वॉक आपकी नेक एक्सरसाइज नहीं करवाएगी, वॉक आपकी शोल्डर्स की नहीं करवाएगी, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब नहीं होंगी, लेकिन उसका एक अपना फ़ायदा है। योगा में ये होता है कि आपको हर चीज़ पता चलता है कि ये मैंने ऐसा किया है तो ये आपकी ग्रिप की एक्सरसाइज है, ये आपके रिस्ट की एक्सरसाइज है, समझे ना, हर चीज़ जो है, ये आपकी नेक आपने ऐसे मूव किया है ऐसा, तो जैसे आप लोग बैठते हैं बहुत ज़्यादा वर्किंग। यही मैं पूछने लगी थी कि स्टार्ट कहाँ से लेना है वसीम साहब, ये बताएं कि बहुत सारे लोग अभी भी इम्प्रेस हो चुके हैं और सब ने मेरी तरह डिसाइड कर लिया कि हमने योगा करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है? देखें, उसमें सबसे पहली चीज़ है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद हम यूँ करेंगे तब होगा, तो टाइम वेस्ट होता है। आपको
उसी टाइम स्टार्ट कर लेना चाहिए। जैसे वर्किंग है और जिनके पास वक्त नहीं है तो सबसे पहले तो वो आराम से बैठ के जो है ना, देखें 5 से 5 मिनट तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल, मतलब घंटों की मैं बात नहीं करता, ओनली 5 मिनट्स जो है। अगर आप सिर्फ 5 मिनट, लेकिन आपने ये याद रखना है कि टाइम एज मेडिसिन और फूड एज मेडिसिन, ये दोनों चीज़ें मेडिसिन है। ये दूसरी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन दोनों चीज़ों पे आ जाते हैं तो आपको तीसरी ये कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम समझते नहीं हैं, हम कभी खा लिया नहीं खा लिया नहीं, ये एक तो ये गलत है। मैं मतलब सबको ही बताना चाहता हूँ कि आपको चाहिए कि शाम को जल्दी ऑफ कर दें, 6 मैक्सिमम 7 बजे। 7 बजे के बाद आप बिल्कुल ना, ये कोई फास्टिंग नहीं है, वो और चीज़ है। वैसे आप एक रूटीन बना लें कि 7 o'clock, क्योंकि आपकी जो पैंक्रिया है, आपका जो लबलबा है, वो सुबह 8 बजे जागता है और शाम 6 बजे वो सो जाता है। तो उसके बाद जो हम पिज़्ज़ा ये सब कुछ खाते हैं, ये उसके साथ ज़्यादती हो रही होती है और वही चीज़ें डिजीज़ बनती हैं। तो अगर हम टाइम से खा लेंगे और टाइम से उसको ऑफ कर देंगे तो बहुत सी चीजें, हेल्दी रूटीन अगर आपकी होगी तो सब सेट रहेगा। सेट हो जाएगा। सर वक्त हमारे पास किल्लत है, हम चाहेंगे जो हमारे जैसे लोग हैं जो ऑफिस में बैठकर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आपने कहा कि 5 मिनट में भी वो योगा स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस 1 मिनट है हमारे पास, आप अगर हमें 1 मिनट है तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि सिर्फ थ्रू नोज इनहेल करना है, सिंपल यहीं बैठे बैठे, और मुंह से सांस निकालना है। ऐसे हाथ यूं रख लें, कोई ऐसा उसमें नहीं, और सिंपल आप नाक से सांस लेंगे और ये सबको पता है और सबसे आसान है। 10 टाइम्स अगर आप इसको 10 दफ़ा यहाँ बैठे बैठे कर लेते हैं, दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, बेनिफिट्स तो आप जैसे जैसे करेंगे आप देखेंगे कि आपके ब्रेन को भी ऑक्सीजन पहुँच रही है, आप थोड़ा एक्टिव होना शुरू हो गए हैं, आपका फेस भी फ्रेश होना शुरू हुआ है। मतलब बहुत से, लेकिन एकदम से शुरू नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये होता है कि बहुत से लोगों को आदत नहीं होती बड़ा सांस लेने की, क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो आपकी लंग्स की भी एक्सरसाइज होती है। जिन लोगों के लंग्स वीक होते हैं, कोरोना में हमने बहुत काम किया और बहुत लोग जो फ्रंट लाइन को डिजीनेस होना शुरू हो जाता है। जी यस वो ये है ना, वो ऐसे ही है जैसे किसी आम शहर के लोग आदमी हैं, उनको खालिस दूध पिला दें तो उनका पेट खराब हो जाता है। तो इसी तरह ऑक्सीजन जो है अगर आप प्योर ले लें ज़्यादा तो उसी टाइम थोड़ा सा उनको वो होगा। लेकिन बात ये है कि आहिस्ता आहिस्ता 2-3 टाइम्स ऐसे करें और छोटा सांस लेके बस ऐसे, और सेकंड आप कर लें, नाक से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है, मुंह बंद कर लें, सिंपल, और 10 टाइम्स, लेकिन स्टार्ट आपको 3-4 टाइम्स करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको, सबसे आसान और हर जगह। थैंक यू वेरी मच वसीम साहब, आपने बड़ी यूजफुल टिप्स दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे फ़ायदा होगा। हमने भी फ़ायदा उठाया उनकी मौजूदगी का, और अभी हम ब्रेक पर जाएंगे और कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक। खेलों की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं। कौमी क्रिकेटर्स के स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का लाहौर में आगाज हो गया और स्किल्स डेवलपमेंट कैंप में 15 क्रिकेटर्स को मदऊ किया गया है। एलसीसी क्रिकेट ग्राउंड में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी एक्शन में नजर आएंगे और बैटिंग कोच हनीफ मलिक के साथ एनसीए के कोचेस की निगरानी में बैटिंग स्किल्स को बेहतर बनाने पर भी तवज्जो दी जाएगी। कैंप का दूसरा मरहला 23 जून और तीसरा मरहला 30 जून से शुरू होगा और डायरेक्टर अकेडमी आकिब जावेद कहते हैं कि कैंप में ज्यादा वाइट बॉल के खिलाड़ी हैं। अगले साल वर्ल्ड कप के लिए 30 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट करेंगे। और दूसरी जानिब बात करेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो होने वाली सरहदी कशीदगी के बावजूद भारतीय टीम एशिया कप इवेंट में हिस्सा लेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के इनकाद से कबल पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबला मद्दाहों को देखने को मिलेगा, क्योंकि एशिया कप 2025 में रिवायती हरीफ एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आएंगे। इवेंट की मेजबानी मुत्तहिदा अरब अमारात करेगा, ताहम मेजबानी के राइट्स भारत के ही सुपुर्द होंगे। एशिया कप का इनकाद रवा बरस सितंबर में होना है, ताहम इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि पाकिस्तान भारत इवेंट से कोई भी दस्तबरदार होता है तो इवेंट के मीडिया राइट्स जो $170 मिलियन हैं उसमें फरोख्त हुए, उस पर असर पड़ेगा। इसलिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मुबैना तौर पर सूरत हाल को ज्यादा पेचीदा ना बनाने और टूर्नामेंट को गैर जानिबदार मकाम पर ले जाने का फैसला कर लिया। इस सारी सूरत हाल पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यूसुफ? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर। सबसे पहले तो ये जो स्किल्स डेवलपमेंट कैंप जारी है, हमें वहाँ पर वहाब रियाज भी प्रैक्टिस करवाते दिखाई दिए, कौन कौन शामिल है पहले मरले में? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चूँकि वाइट बॉल टीम पर ज़्यादा फोकस किया, नए हेड कोच आए माइक हैसन,
तो अब ये चाह रहे हैं कि हम जो गलतियां माजी में हमने की उसको ज़रा बेहतर करें, पाकिस्तान की टीम के जो ग्राफ है तीनों फॉर्मेट में वो ज़्यादा बेहतर हो। इसलिए ये स्किल डेवलपमेंट कैंप लगाने का सिलसिला शुरू किया गया है। मजमूई तौर पर 47 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया जो आइंदा आने वाली सीरीज़ में रेड और वाइट बॉल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तो ये 5 दिन पहले से शुरू हो चुका है LCC क्रिकेट ग्राउंड में और NCA में। तो इसमें 15 खिलाड़ी हैं जिसमें बाबर आजम, रिजवान, सुफियान, मुकीम, फ़खर जमान वगैरह ये सारे जो पाकिस्तान की यूथ और सीनियर के कम्बिनेशन उनको यहाँ पर लिया गया। तो इसका मकसद ये है कि जो खिलाड़ियों की तकनीक उनको उन पर काम किया जाए, जो उनकी फ़िटनेस पर उन पर थोड़ा वर्कआउट किया जाए और ख़ास तौर पर फील्डिंग पाकिस्तान टीम की क्योंकि एक अहम मसला रहा है तो उसको बेहतर करने के लिए भी इसमें काम किया जा रहा है। इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए गए हैं। नॉर्मल हमने देखा कि जो कैंप्स लगते हैं तो उसमें सारे खिलाड़ी एक साथ ट्रेनिंग करते नज़र आते थे, लेकिन इसमें चूँकि मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए गए जो बैटर्स की है उनके लिए अलग से जो हनीफ उमर उनके कोच हैं वो उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं। उसमें जितने NCA के कोचेज़ हैं जिसमें वहाब रियाज भी हैं, अब्दुल रज़ाक भी हैं, अब्दुल रहमान हैं, इमरान फ़रत हैं, ये सारे मिलकर पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की जो खामी उनको दूर करने के लिए फोकस किए हुए हैं। इसी तरह बॉलर्स के लिए भी अलग से उनका जो ट्रेनिंग है वो स्केड्यूल बनाया गया है। फील्डिंग के लिए सारे जो लड़के हैं ये मुश्तरका तौर पर ड्रिल्स करते नज़र आते हैं। तो मजमूई तौर पर अच्छी काविश है, ये माजी में होता रहा है NCA में। ये क्योंकि NCA का मकसद ये था कि जो खिलाड़ियों की खामियाँ उनको दूर किया जाए। NCA के कोचेज़ में क्योंकि NCA में काफ़ी अच्छे भारी तादाद में जो लाखों की तनख्वाह ले रहे हैं वो यहाँ पर कोचेज़ काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है बहुत ज़्यादा हो रही है इन दिनों, लेकिन जो खामियाँ खिलाड़ियों की वो उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा क्योंकि मैचेस के दौरान तो अब इस पे काम नहीं कर पाते और फिर ऊपर से हमारे जो खिलाड़ी हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेलते। तो इसलिए ये फैसला किया गया था कि अब चूँकि हमारे पास टाइम है थोड़ा वनडे सीरीज़ से पहले, वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ से पहले, तो उसमें जितनी खामियाँ हैं जितने प्रॉब्लम है पाकिस्तान की टीम को उनको एड्रेस किया जाए। और ये 7-7 दिन के ये कैंप्स लगाए गए हैं। 15 खिलाड़ियों में पहले ट्रेनिंग आप हिस्सा ले रहे हैं जिसमें हारिस मोहम्मद हारिस भी हैं जिनकी आज मीडिया टॉक भी है। आज सिनेरियो बेस्ड मैच भी खेला जा रहा है ताकि जो हमने काम किया, वर्कआउट किया, उसको बेहतर देखा जाए कि किस तरह खिलाड़ियों ने इन पर ज़्यादा अपना फोकस किया है। तो इस तरह थोड़ा सा मुकाबला भी करवाया गया फ़खर जमान और बाबर आजम के दरमियान के जो वर्टिकल बैट की स्पीड है जिसमें हम सामने की तरफ खेलते हैं तो वो किसकी पावर ज़्यादा है। अच्छा। तो आप बताएं, आप में से अगर आपको नहीं पता तो किसने ये मुकाबला जीता होगा, फिर उसकी मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा। फ़खर और बाबर के दरमियान मुकाबला हो रहा है हिटिंग का और कौन ये जीतेगा। फ़खर जो है ज़्यादा तेज हिट कर सकते हैं। जी हिना, आप क्या कहेंगे? मुझे भी यही लगता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप हैरान होंगे कि बाबर आजम ने ये मुकाबला जीता है तो इसमें 6 बॉलर उनको करवाई गई थी जिसमें उनकी जो पावर थी वो देखनी थी, पावर फैक्टर उनका कितना है और जो बैट घुमाने की सलाहियत वो किसके सबसे ज़्यादा है। तो जो फ़खर ने पहली बार खेली वो उनकी 71 उनकी थी किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से उन्होंने स्ट्रोक खेला और बाबर ने पहली बॉल ही 74 खेली थी। तो फ़खर ने आखिरी बॉल जो खेली थी वो 74 खेली थी और बाबर ने इसका आगाज़ 74 से किया और बाबर आजम इस मुकाबले में 79 तक उन्होंने ये किया। उसके बाद जो पावर उनकी थी, पावर फैक्टर था वो फ़खर जमान का 1022 था जबकि बाबर आजम का 1137 था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग जो बाबर आजम के हवाले से बात करते हैं कि इनका जो पावर हिटिंग इनमें नहीं है, पावर हिटिंग अहलियत उनमें है पर थोड़ा सा उनको फोकस होने की ज़रूरत है। फ़खर से फोकस करेंगे, अभी तो कैंप लगा दिया भाई, इसी तरह है ना कि जो ट्रेनिंग जो खामियां उनको दूर किया जाए जिनको इसका आपको लग रहा है ये जो ज़्यादा हमें लग रहा है कि वाइट बॉल के लिए लग रहा है ये जो कैंप है और आने वाले दिनों में हमारे जो ज़्यादातर मैचेस हैं अगर वो भी देखा जाए तो वो वाइट बॉल वाले हैं और T20 फॉर्मेट ज़्यादा है। आप देख रहे हैं, आपने बाबर आजम का जिक्र खुद ही किया है, तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो हैं वो T20 टीम का हिस्सा बनते देख रहे हैं आप? देखें, अगले साल फरवरी और मार्च में इंडिया और श्रीलंका में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। उससे पहले एशिया कप भी है T20 का। ये पूरा साल आप कह लें कि T20 का ये इसकी जो तैयारियां वो T20 के हवाले से हो रही हैं। अब मुकाबला क्योंकि ज़्यादा हो गया, PSL में हमने देखा कि बहुत से ऐसे नौजवान खिलाड़ी सामने आए जो बाबर आजम रिजवान की जगह लेने के लिए बेताब है और उन्होंने परफॉर्म भी किया और उन्होंने साबित भी किया कि वो इनकी जगह ले सकते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है और मौजूदा कंपटीशन में जिस तरह इनके नौजवान क्रिकेटर परफॉर्म कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में बाबर और रिजवान की जगह वाइट बॉल में खासतौर पर T20 में जगह बनने ज़रा मुश्किल है। अलबत्ता वनडे क्रिकेट वो जरूर उसमें हम देखेंगे। तो आप क्विकली जरा बता दीजिएगा, पाक भारत टाकरे को लेके हमेशा सारे फैंस क्रिकेट के जितने भी फैंस एक्साइटेड हो जाते हैं, अपडेट देते हैं उसकी अपडेट। देखें, इससे पहले एक मुकाबला होने जा रहा है वो खवातीन का जिसमें इंडिया श्रीलंका के दरमियान ये मैचेस होंगे, उसका भी एशिया कप है उसमें और जो पाकिस्तान के मैचेस हैं वो कोलंबो में होंगे और 5 अक्टूबर को पाकिस्तान का टाकरा इंडिया से होना है।
तो इसी तरह जो कि अभी तक एशिया कप के हवाले से थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि कहाँ पर मुकाबले होंगे, क्योंकि जायशा भी नहीं चाहेंगे कि अब चूँकि जो पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी वो सदर बने एसीसी के, तो पाकिस्तान के थोड़ा उनको टाइम टाइम देना चाहते हैं इंडिया जितनी तौर पर। तो मेरे ख्याल में ये जो स्केजुअल है ये भी आने वाले दिनों में अनाउंस हो जाएगा और इसका ये फार्मूला तय किया जाएगा कि जिस तरह विमेंस के मैचेस रखेंगे कोलंबो में, इस तरह जो मेंस क्रिकेट इनके मैचेस भी पाकिस्तान की टीम कोलंबो में खेलेगी। तो उसके बाद एशिया कप पे फिर इसी तरह इसी फार्मूले पर जो T20 वर्ल्ड कप वो तो पहले से, क्योंकि श्रीलंका भी उसका को होस्ट है, तो उसमें भी पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक राउंड अप आपको दिया क्विकली। मैं आपको ये भी बता दूं कि नेशंस कप का सेमीफाइनल्स है हॉकी का, हमारा हॉकी अपने रिवाइवल की जंग जो है ना वो जीतेगी इंशाल्लाह। आज से हमारी बेस्ट विशेस हमारी टीम के साथ भी। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अब पीर को। फीडबैक जरूर दीजिएगा, बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो भी जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।